हेलो दोस्तों, ये मेरा सबसे पहला वीडियो है यूट्यूब पर और जिसमें कि मैं कवर करूँगा बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर जिसकी की 4 पार्ट है। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं और चौथा होगा एक्सक्रीशन जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ये बॉडी के सिस्टम्स होते हैं बहुत सारे, जैसे मतलब बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उन्हीं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे लाइव प्रोसेस में। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो बोर्ड्स के साथ साथ ओलंपियाड लेवल भी होगा, मतलब सब कुछ कवर होगा यहाँ पर, बेसिक टू एडवांस सब कुछ, एनीथिंग। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लाइडें होंगी तो, पर जितना भी होगा सारी चीज़ें कवर होंगी। तो अपन पहले न्यूट्रिशन से पहले अपन डाइजेशन कवर करेंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो न्यूट्रिशन का आएगा। और मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा वो मतलब डाइजेशंस का एक नहीं बनाऊंगा, 3-4 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन रहेगा भी 40 से 45 मिनट के लमसम। तो आगे देखते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले तीत के बारे में। तीत का मतलब होता है दांत, ठीक है। और तीत का लेटिस नेम होता है डेंटिस। लेटिस नेम का मतलब होता है हर चीज़ का एक लेटिस नेम होता। तो अपन देखते जाएंगे, धीरे धीरे आगे भी बढ़ते जाओगे आप लोग। तो अभी आप क्लास 10th में हो गए, तो धीरे धीरे हर चीज़ का लेटेस्ट नेम आएगा। जैसे तीत का है डेंटिस्ट। तीत के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है, मतलब जो इंग्लिश में लिखा वही पॉइंट है, ये तो समझ ही लोगे, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो जैसा कि पहला पॉइंट ही यही है कि द टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ द जॉ बोन्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जॉ बोन्स जो होते जबड़े, उनमें जो टीथ होते हैं वो धसे हुए होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ। पहला है मिल्क टीथ और दूसरा है परमानेंट टीथ। तो बचपन में ही पढ़ते आ रहे होंगे कि हम लोगों में मतलब 2 सेट्स होते टीथ के, पहला है मिल्क टीथ और दूसरा है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का मतलब होता है जो दूध के दांत होते हैं, जो जन्म के मतलब 2-3 साल के बाद जमते हैं और फिर कोई 11-12 साल में टूट जाते हैं, छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। और ये परमानेंट टीथ क्या है, ये बड़ों में पाए जाते हैं, 32 होते हैं, ये सुना ही होगा आप लोगों ने। तो वही चीज़ है, तो बहुत बेसिक है। और इसमें नोट करने वाली बात ये है कि हम लोगों में जितने होते, चाहे मिल्क टीथ हो चाहे परमानेंट टीथ हो, हम लोगों में डायोफोडेंट है हम लोग, मतलब हमारे 2 सेट्स होते, एक ऊपर का जबड़ा और एक नीचे का जबड़ा, देखा जाए तो। पर वहीं व्हेल की बात करें तो व्हेल में ओनली 1 सेट ऑफ टीथ होता, मोनोफायोडेंट। उनको क्या बोलते हैं, मोनोफायोडेंट। और अपन क्या है, डायोफायोडेंट। तो ये चीज़ याद रखना बस। तो ये बार बार ये हो रहा, सॉरी। अब आगे देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। टीथ, अब टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीज़ें कि इंसीजर क्या होता, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो इंसीजर का मतलब होता कटिंग। इंसीजर जो आगे के जो दांत होते हैं उनको इंसीजर्स बोलते हैं। फिर उसके जो बश मतलब जस्ट बगल में होंगे उनको कैनाइन्स बोलेंगे। फिर प्रीमोलर होते हैं, फिर मोलर होते हैं, जो लास्ट में होते हैं, जो बहुत अंदरू मतलब अंदर के साइड होते हैं, जो अपन को आगे जो दिखते हैं अपन को, वो होते हैं इंसीजर। उसके जस्ट बगल में कैनाइन्स होते हैं, फिर प्रीमोलर एंड देन मोलर। इंसीजर का काम क्या होता है, आपने देखा होगा, इंसीजर जो आगे के दांत होते हैं वो बहुत ही पैने होते हैं, नुकीले टाइप में, शार्प। तो उनका काम होता है कटिंग द फूड। जो फ्रंट वाले होते हैं, कटिंग करना फूड की, कोई भी चीज़ को अपन काटेंगे। और मोलर जो कि लास्ट में होता है, उनका काम होता है ग्राइंड, पीसना खाने को। तो पहला है इंसीजर, उसका कटिंग द फूड। कैनाइंस का मतलब होता है टीयरिंग द फूड, वो टीयर करता है खाने को। और प्रीमोलर ग्राइंडिंग द फूड, एंड मोलर भी ग्राइंडिंग द फूड है, बस वो इसका प्रीमोलर का एक अपग्रेड वर्जन हो गया मोलर, ज़्यादा पावरफुल देखा जाए तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं नोट में। मिल्क टीथ जो होता, मिल्क टीथ में मोलर प्रीमोलर नॉट प्रेजेंट, प्रीमोलर मिल्क टीथ में प्रेजेंट नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं प्रेजेंट होते, याद रखना। और एक अपन का जो परमानेंट टीथ हो जाते, लगभग परमानेंट टीथ आ जाते हैं वही वही 20-25 मतलब 20-22 साल में आ जाते, 22-23 साल में मतलब पूरे 32 टीथ आ जाते। उसमें से पर एक मोलर टीथ होता, वो लगभग 25 से 26 साल की एज में निकलता है, उसको बोलते थर्ड मोलर। तो इन ह्यूमन बींग्स में थर्ड मोलर जो होता है उसको बोलते विजडम टीथ, ठीक है। हिंदी में मतलब हम लोग के यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रहते तो उसको अक्कल दाढ़ बोलते। तो अपन इसको इंग्लिश में साइंस की भाषा में बोलेंगे विजडम टीथ, थर्ड मोलर। तो ये थोड़ा लेट निकलता है, ठीक है। तो आगे देखें, और ये चीज़ याद रखना कि मिल्क टीथ में क्या प्रीमोलर प्रेजेंट नहीं होता, याद रखना। मतलब उनके में क्या होगा, मिल्क टीथ में इंसीजर, कैनाइन और मोलर, प्रीमोलर नहीं होता। और वही अगर परमानेंट में देखें तो ये चारों प्रेजेंट होंगे, पर अगर मिल्क टीथ में देखें तो प्रीमोलर नहीं प्रेजेंट होगा। आगे देखेंगे।
आगे देखेंगे नंबर, अब इनके नंबर के बारे में, ठीक है। तो नंबर के बारे में देखेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। हमने एक अलग से एक वर्ड आया डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला ऐसे कह सकते हैं जैसे कि मिल्क टीथ में तो 20 होते और ये परमानेंट टीथ कितने होते, 32 होते, और मिल्क टीथ कितने हैं, 20 हैं। तो अब हमने इसको बांट दिया, जैसे कि ऐसे मान लो हमने कहा एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। अब लोअर जॉ में भी दो पार्ट कर दिए हमने, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो लेफ्ट वाले जॉ में अगर हम निकाल दें और इंटू 4 कर देंगे, लेफ्ट राइट और ऊपर का भी लेफ्ट राइट। तो हमने लेफ्ट वाले दिखाए कि इंसीजर मिल्क टीथ में 2 होते, फिर कैनाइन 1, और प्रीमोलर तो होते ही नहीं, हमने पहले ही बोल दिया था बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता, और मोलर 2 होते। तो 2 1 0 2 मतलब हो गया 2 और 1 3, 3 2 5, और ऐसे ही इसके बगल में होगा तो 10, और 10 ऊपर होंगे तो 20। तो इस तरीके से 20 दांत हो जाते पूरे, ठीक है। आगे देखेंगे परमानेंट टीथ में अगर वही बात करें, तो परमानेंट टीथ में यहाँ पर क्या होगा 2 1 3 2। परमानेंट टीथ में प्रीमोलर प्रेजेंट होता है 2 1 3 2। तो ये कितना हुआ 2 और 1 3 3 3 6 और 2 8। 8 होगा इस तरफ और 8 हो गया उस तरफ, मतलब 16, और 16 के ऊपर हो जाएंगे अपर जॉ में, 16 32। तो ये होता। आगे देखेंगे टूथ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर तो टूथ स्ट्रक्चर हमने नहीं बताया, पर हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। एक मिनट रुको, सेट यहाँ पर है, ये रहा टूथ स्ट्रक्चर। मतलब टीथ क्या होता, एक प्लूरल वर्ड है और टूथ एक सिंगुलर वर्ड होता, सिंगुलर वर्ड। तो यहाँ पर देखेंगे टूथ मतलब एक दांत के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो वो होता है वो क्या होता है, इसको इनेमिल बोलते हैं। ये इनेमिल रहा आपका। और दूसरा है, फिर इसकी जस्ट नीचे वाला होगा डेंटिन। इनेमिल, इनेमिल के नीचे क्लियर होती है डेंटिन, और डेंटिन के नीचे क्लियर होगी पल्प, पल्प, ठीक है। ये रहा डेंटिन, और ये रहा, सॉरी, ये रहा इनेमिल जो कि वाइट पार्ट होता है, ये रहा डेंटिन, और ये रहा पल्प, इस तरीके से। तो ये 3 पार्ट होते हैं, और इसको मतलब और डिटेल से देखेंगे तो इसके 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट, जो आपकी देखिएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देखने के लिए बताया जो कि यहाँ रूट बनाता। तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं, हमने लिख भी दिया हालांकि कि यहाँ पर टूथ की 3 लेयर्स होंगी, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर में यहाँ पर ये आ जाएगा इनेमिल, दूसरे में डेंटाइन, और तीसरे में पल्प, ठीक है। और इनेमिल ये तो पता ही होगा, बचपन से सुनते आ रहा है कि इनेमिल इज द हार्डेस्ट पार्ट इन अवर बॉडी। बॉडी का सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो इनेमिल ही होता, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इनेमिल, ठीक है। जो सफ़ेद सफ़ेद जो होता है वाइट पार्ट, जो दांत को जो दिखता है बस वही इनेमिल। इसके नीचे होता है डेंटाइन और पल्प, जो कि हमको नहीं दिखता, ठीक है। इसके बाद है, तो हमने टीथ के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया, लगभग 7 मिनट तो हो ही गए, 7 8 मिनट। तो अब आगे देखेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स या थ्रोट, इसको गला भी बोल सकते हैं अपन। तो देखते हैं इसके बारे में। तो फेरिंग्स में बस पॉइंट है उनको देखते जाना है। फेरिंग्स में क्या है, द ओरल कैविटी लेट्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स एक जगह है, एक प्रकार से समझेंगे। देखो हर चीज़ का एक वो होता, जैसे कि नाक का रास्ता अलग होता, मुंह का रास्ता अलग होता। हम लोग खाना खाते हैं तो वो सीधा पेट में जाएगा, और हवा, हवा किस में जाती है, मतलब लंग्स में जाएगी। पर तुमने देखा होगा कि अपन मुंह से भी हवा ले सकते हैं, मुंह से भी हवा लेके भी अपन अपनी जो मतलब एयर होगी वो लंग्स तक जाएगी। ऐसा क्यों, इसका मतलब ये है कि चाहे मुंह से हवा लो चाहे नाक से, जानी एक एक मतलब वहीं लंग्स में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मिल ही रहे होंगे दोनों साथ में। तो याद रखना, मुंह का रास्ता और नाक का रास्ता दोनों एक जगह मिलते हैं, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स एक रीजन है जहाँ पर कॉमन पैसेज है, किसका, फूड का और एयर का, हमने लिख भी दिया कॉमन पैसेज। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट है इसका फेरिंग्स के बारे में, कि फेरिंग्स एक क्या है, कार्टिलेजनस फ्लैप। अच्छा, जब फेरिंग्स में अपन घुसते हैं तो एक कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि प्रिवेंट करता, प्रिवेंट मतलब बचाना। जब फूड अपन मतलब जो फूड होता, जब अपन उसको स्वेल करेंगे, गुटकेंगे, तो स्वेल करते वक्त क्या होगा, जो फूड होगा वो फूड पाइप में न जा, सॉरी, विंड पाइप में न जाके फूड पाइप में ही चला जाए। इसलिए विंड पाइप में न जाके, तो विंड पाइप में कौन रोकेगा, ये रुकेगा एपिग्लोटिस। और ये किसका बना हुआ था, कार्टिलेज का बना हुआ होता। तो ये बोन का नहीं होता बना हुआ, ठीक है। तो बोन और कार्टिलेज में अंतर है, बोन थोड़ा हार्ड होता, कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट होता। कार्टिलेज हमने और भी कहीं देखा होगा, जैसे कि 2 हड्डियां जहाँ पर ज्वाइंट होते, 2 हड्डियों के बीच में भी कार्टिलेज लगा हुआ होता। और जैसे कि जो अपने ईयर होता, ईयर का जो बाहरी पार्ट होता, ईयर पिन्ना, वो भी कार्टिलेज का बना हुआ होता। मतलब इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं और इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता। और भी जगह देखा हो कार्टिलेज, जैसे कि
जो अपनी नाक होती है, जो बाहरी पार्ट होता है नाक का, वो भी क्या होता, कार्टिलेज का बना हुआ था, मतलब हुआ होता, इसको बोलते सेप्टम। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर। तो ये तो बता दिया कार्टिलेज। और ओपनिंग ऑफ द बेंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग, इसको हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हमने यहाँ पर बताया है वीडियो के थ्रू। अब यहाँ पर ये जो रहा, ये इसको बोलते अपन, ये है नाक का रास्ता, सॉरी ये है नाक का रास्ता, ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं नेसल कैविटी, ठीक है। और ये जो रहा, और ये जो रहा, ये है मुंह का रास्ता, और ये तो जीभ वगैरह है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ है, ये इसको बोलते हैं अपन पैलेट। मतलब ये पैलेट क्या होता है, ये मुंह, जो नाक का जो रास्ता होता है नोज का, और जो मुंह का जो ओरल कैविटी होती है, इन दोनों कैविटी को, इसको और इसको, दोनों को बांटती है, इसको बोलते हैं पैलेट। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने खाना खाया इसके थ्रू, और ये क्या है, एक मिनट, यहाँ पर ये खाना गया और इसको, ये रहा एपिग्लोटिस, ये रहा एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस हमने क्या बताया था, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कि खाने को रोकता है, कहाँ पर, बेंड पाइप में जाते हुए। ये बेंड पाइप है और ये फूड पाइप है। तो ये खाना को एक्चुअली में जाना यहाँ चाहिए था, खाना को यहाँ पर जाना चाहिए था, यहाँ पर। तो ये यहाँ ना चला जाए, इसलिए ये रोकता है। ये ऐसे बंद कर लेगा तो ये खाना यहाँ चला जाएगा फूड पाइप में, क्योंकि बेंड पाइप में तो हवा जाती है ना, अगर खाना चला गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो तो ब्लॉक हो जाएगा, हम लोग मर भी सकते। तो ये भगवान ने ऐसे ही बना के भेजा, हर चीज़ मैकेनिज्म है हर चीज़ का। देखना है यहाँ पर किस तरीके से बंद होगा, ये इस तरीके से। तो ये अपने आप बंद हो गया देखो, और ये इसने बेंड पाइप को ब्लॉक कर दिया और सीधा खाना कहाँ चला गया, देखिए। इसको अपन देख भी सकते हैं और अपन देखते भी हैं इसको, जैसे ही अपन स्वेल करने वाले हो तो देखना कुछ ऊपर नीचे होता है गले में, तो वो यही चीज़ है देखा जाए तो, इसी की वजह से। तो इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, याद रखना। आगे देखेंगे कैविटी के बारे में। कैविटी या चैम्बर, कैविटी का मतलब होता है, अगर मान लो कोई खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, उसको हम लोग कैविटी ही बोलेंगे साइंस में, ठीक है। अगर मान लो ऐसे, ये हमारे जो होते रिब केज होता है, रिब केज का मतलब होता है जहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर रिब केज के अंदर लंग्स को निकाल दो तो वहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, बताओ, कैविटी तो होगी ना। तो उसी कैविटी का नाम क्या होता है, थोरासिक कैविटी। पर उसके अंदर अभी लंग्स है, तो थोरासिक कैविटी में क्या प्रेजेंट होती है, लंग्स। वैसे ही दांत, जीभ, ये सब किस कैविटी में प्रेजेंट होंगे, ओरल कैविटी में। ये लिखा है देखो, ओरल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, दांत वगैरह। और इस ओरल कैविटी का नाम दूसरा क्या है, बक्कल कैविटी, ठीक है। और दूसरा है ये नेसल कैविटी। नेसल कैविटी का मतलब होता है जो नाक का जो चैम्बर होता है, नाक की जो स्पेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी बोलते हैं। और इन दोनों को जो बांटता है उसको क्या बोलते हैं, पैलेट, जो कि हम पहले ही बता चुके पैलेट क्या होता है। और थोरासिक कैविटी जस्ट अभी बताया, जहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होती है। और ये एब्डोमिनल कैविटी है। तो एब्डोमिनल कैविटी कहाँ देखा होगा, जैसे कि जहाँ पर लीवर और ये पेनक्रियास और स्टोमक, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, इनको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ये भी कोई चैम्बर है। और याद रखना, तुमने देखा भी होगा जब अल्ट्रासाउंड वगैरह हो तो एब्डोमिन के नाम से होता है हर चीज़, हर जांच एब्डोमिन। तो एब्डोमिन का वर्ड कहाँ से आया, एब्डोमिनल कैविटी से आया। और थोरासिक कैविटी जो कि ऊपर होता, लंग जहाँ प्रेजेंट होती, और एब्डोमिनल कैविटी जो कि नीचे होता, पेट के पास। इन दोनों कैविटी को बांटता कौन है, जैसे कि यहाँ बांट रहा था, ये तो पैलेट बांट रहा था, इन दोनों को बांटता है, इन दोनों कैविटी को डायफ्राग्राम। ये वर्ड सुना होगा। तो डायफ्राग्राम क्या होता है, डोम शेप्ड का एक चीज़ होती है, तो डायफ्राग्राम बोलते हैं। तो डायफ्राग्राम में क्या है, डोम शेप्ड है। और अभी तो जब ये कोरोना वगैरह चल रहा था तो आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो सांस लेने में क्यों दिक्कत होगी, तो ये जो डायफ्राग्राम होता है ये इस तरीके से होता है, देखो डायफ्राग्राम इस तरीके से होता है। जैसे ये रहा मान लो बेंड पाइप, ठीक है। और बेंड पाइप के दो भाग हो जाते इस तरीके से। और ये रहा मान लो लंग्स, ठीक है, ये लंग्स का। और लंग्स के नीचे ये तो पूरी कैविटी होगी थोरासिक कैविटी। थोरासिक कैविटी के नीचे क्या होगा, थोरासिक कैविटी के नीचे होगा एब्डोमिनल कैविटी। इन दोनों को जो बांटता है इसको बोलते हैं, ये जो हमने बनाया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डायफ्राग्राम। तो ये डायफ्राग्राम एक्चुअली में किस शेप का है, डोम शेप का है। जब डोम शेप का है, जब इसमें कोई हवा नहीं है लंग्स में, और जैसे ही हवा इसमें एंटर हुई, हवा का मतलब एयर एंटर हुई, तो ये लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड करेंगे। लंग्स अब एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज़ नीचे जाएगी,
ये चीज़ बढ़ेगी तो ये नीचे जाएगी, तो ये फिर ऐसा हो जाएगा लगभग। तो याद रखना डायफ्राग्राम जब जब लंग्स में हवा नहीं होती है तो डायफ्राग्राम कैसा होगा, डोम शिफ्ट का होगा। और जब लंग्स में हवा भरती है तो डायफ्राग्राम किस तरीके से रहता है, फ्लैट शेप में आ जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछें कि डायफ्राग्राम में हवा भरेगी, सॉरी लंग्स में जब हवा भरेगी जब डायफ्राग्राम नीचे आएगा, या डायफ्राग्राम नीचे आए इस वजह से लंग्स में हवा भरी, दोनों क्वेश्चन में अंतर है कि डायफ्राग्राम नीचे आने के कारण लंग्स में हवा भरती है, लंग्स में हवा भरने के कारण डायफ्राग्राम नीचे आता है। तो मेजॉरिटी लोग यही बोलेंगे कि लंग्स में जब हवा भरेगी तो वो मतलब अपने आप नीचे आएगा, पर ऐसा नहीं होता। डायफ्राग्राम पहले नीचे आता फिर लंग्स में हवा भरती है। अगर सपोज करो डायफ्राग्राम ही नीचे नहीं आ रहा तो लंग्स में तो हवा भर ही नहीं पाएंगे, तो अपन मर जाएंगे सांस लेने के लिए, मतलब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो मर ही जाएंगे। तो याद रखना डायफ्राग्राम जो कुछ होता है डायफ्राग्राम करवाता है। अगर डायफ्राग्राम फ्लैट नहीं हो रहा तो लंग्स में हवा नहीं भर पाएगी, क्योंकि स्पेस नहीं रहेगा ना उतना। तो डायफ्राग्राम पहले फ्लैट होगा, फिर लंग्स में हवा भरेगी, और फिर डायफ्राग्राम फिर से डोम शिफ्ट में आएगा इस तरीके से ऊपर, और फिर से लंग्स उसको बाहर निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। वैसे सुनने में लगेगा कि लंग्स में हवा भरेगी तब डायफ्राग्राम नीचे आएगा, पर ऐसा नहीं होता। आगे देखो, और फिर तीसरी जो कैविटी होती है, सॉरी लास्ट जो कैविटी होती है और नीचे, जिसको बोलते हैं पेल्विस कैविटी। तो पेल्विस कैविटी या पेल्विक कैविटी, यहाँ पर क्या मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मेल्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे, और फीमेल्स के होंगे वो। तो फीमेल्स में क्या होता है, यूरेटर नहीं होगा, यहाँ पर यूरेटस होगा। तो हमने यहाँ पर गलत लिख दिया, यूरेटर नहीं होगा, यहाँ पर यूरेटस होगा। यूरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको अपन हिंदी में बोले, जहाँ पर बच्चा जब जन्म मतलब बच्चे का पूरा जो डेवलपमेंट होता है वो यूरेटस में ही होता है। यूरेटस को हिंदी में बोलते हैं बच्चेदानी। तो बच्चेदानी जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पर होता है, पेल्विक कैविटी में होता है। तुमने सुना होगा कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे उनको बोलते हैं कि पेट में बच्चा है। पेट में बच्चा होगा तो वो तो एसिड के कारण मर जाएगा ना। देखो पेट में थोड़ी ना बच्चा होगा, पेट में तो खाना जाता है, और पेट में तो वैसे भी एसिड निकलता है, तो वहाँ नहीं होता वो। पेट का मतलब होता है पेल्विक कैविटी, एब्डोमेन कैविटी से नीचे। उस कैविटी के अंदर एक अलग वो होता है बच्चे के लिए, उसको बोलते हैं यूरेटस। तो वहीं पर प्रेजेंट रहता है, यूरेटर नहीं है, यहाँ पर यूरेटस है। और मेल के केस में तो यहाँ पर मेल और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि यूरिन ब्लड वगैरह। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से देखिए ये रिप्रोडक्शन में। तो ये 5 कैविटी है, 5 चैम्बर है। कैविटी का मतलब हमने लिख भी दिया एम्प्टी स्पेस। तो ये चैम्बर है, याद रखना। सबसे ऊपर नेसल कैविटी, दूसरे नंबर पे ओरल कैविटी, तीसरे नंबर पे थोरासिक कैविटी, चौथे नंबर पे एब्डोमेन कैविटी, और 5वें नंबर पे पेल्विक कैविटी। तो आगे देखेंगे ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस है, इसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। तो ये क्या है देखेंगे। तो ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट पासेस फ्रॉम फेरिंग्स थ्रू द थोरासिक कैविटी एंड डायफ्राग्राम इनटू द एब्डोमिनल कैविटी वेयर इट जॉइंस द स्टोमक। तो ईसोफेगस क्या है, खाने का रास्ता ही है बस, ये याद रखो, फूड पाइप है। ठीक है, और ये कहाँ से गुजरता है, मुंह से होते हुए फेरिंग्स। फेरिंग्स तो हमने बताया था कॉमन वो चीज़ होती है फेरिंग्स, हमने वीडियो के माध्यम से भी समझाया था। तो फेरिंग्स तो कॉमन है, और फिर इसके बाद फूड पाइप अलग हो जाता है और विंड पाइप अलग हो जाएगा। तो फेरिंग्स वहीं से, मतलब फेरिंग्स से होते हुए फूड पाइप कहाँ जाएगा, सीधा स्टोमक में जाएगा, और जो विंड पाइप होगा वो कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, थोरासिक कैविटी में। तो बस यही होता है। आगे देखेंगे ईसोफेगस के बारे में। अब ईसोफेगस में खाना जो होता है, फूड पाइप में खाना कैसे ट्रेवल करता है, ये बड़ा ही अच्छा मैकेनिज्म है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ही क्या होता, खाने का जो वो होता वो अंदर जाता पेट के थ्रू। और हालांकि पेट में तो हम कहेंगे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कनाल में, पूरे के पूरे एलिमेंट्री कनाल में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है पूरे के पूरे, मुँह से लेके एनएस तक जहाँ से खाना निकलता है। तो माउथ की एनएस है पूरे के पूरे एलिमेंट्री कनाल में क्या होता है, खाना किससे कितनी ट्रेवल करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे हम देखेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, तो बस ये याद रखना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अभी दिखाएंगे हम, तो ये चीज़ को याद रखना। अब ये होता क्या है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यहाँ देखो, ये देखो, देखो ये तो हमने बता ही दिया कि ये दोनों कहाँ मिल जाते हैं, यहाँ पर मिल गए, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स, सॉरी यहाँ पर ये हो गए, ये चीज़ फेरिंग्स हो गई। अब फेरिंग्स के बाद ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाएगा, दोनों रास्ते। ठीक है, और ये जो रास्ता है फूड पाइप का, ये आगे देखेंगे। अब ऐसे खाना खाया,
ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप के अंदर का है, ये मसल्स होती हैं और मसल्स के बीच में थोड़ा सा एक स्पेस होता है जिसमें खाना ट्रेवल करेगा। तो देखो यहाँ पर बस ऐसे ही होता है। तो इस तरीके से मूवमेंट करता है, मतलब ये जो आगे की जो मसल्स होंगी यहाँ पर, ये सब क्या करेंगी, ये सब एक्सपेंड करेंगी और पीछे की मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो बस यही रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, मतलब आगे की कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर रिलैक्स हो रही, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी। इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो बोर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट वो आता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन बताओ। तो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का फ़ायदा क्या है, मतलब ऐसा क्यों बनाया जाता है, सीधे सीधे बना देते हैं। ऐसे कि मान लो क्यों बनाया, जैसे कि अपन सीधे रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, या मान लो खाने अपन ने कुछ खाना खाया या पानी पिया, तो देखा होगा सीधा खाना नीचे ही आएगा। तो इसमें तो ये बोल सकते हैं कि जब ग्रेविटी है तो ग्रेविटी निकाल के होगा खाना नीचे जाएगा। पर मान लो अपन उल्टे टंगे हुए हैं, तब भी अपन खाना खा रहे हैं, तब भी खाना पेट में ही जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा उल्टे टंगे हुए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि अपने अंदर पेरिस्टाल्टिक यूनिट है, वो खाना को मतलब स्टोमक तक ही पहुँचाएगी, चाहे स्टोमक ऊपर हो चाहे नीचे हो, ग्रेविटी का कोई नहीं। ये भी याद रखना। तो लिख भी दिया हमने यहाँ पर कि द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द फूड अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? देखो एलिमेंट्री कैनाल तो पूरा माउथ से लेके एनस तक होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला एक टाइप हो गया फूड पाइप, फिर फूड पाइप बंद हो जाएगा स्टोमक तक, फिर दूसरा पाइप चालू होगा जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्ट में बटी रहती है। तो एलिमेंट्री कैनाल तो पूरा का पूरा माउथ टू एनस होता है, उसके पार्ट्स ही होते। तो पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलेगा, जरूरी नहीं है कि फूड पाइप में ही चलता, पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में चलता है। ठीक है, आगे देखो। एंड कंटिन्यूस इन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, हमने भी बोला तो वही चीज़ लिखी थी। और तीसरा इसका पॉइंट है अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये फूड पाइप कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इट लाइज बिहाइंड द ट्रैक, और ये ट्रैकिया के बिहाइंड होता है एंड हार्ट के बिहाइंड। इसको समझते हैं, जैसे कि मान लो ये रहा मुंह रहा, मान लो ठीक है, ये माउथ है, और ये मान लो खाना आया, यहाँ से ईयर आ रही, और यहाँ से क्या आ रहा, खाना आ रहा, और ये चीज़ ये मिल जाती यहाँ पर और ये मिलती यहाँ पर। मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा होता है, ये रहा फेस और ये चाहिए। तो ये जो फेस का जो आगे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बेंड पाइप। याद रखना, जो हमें बाहर से दिखता है उसको हम लोग बेंड पाइप बोलते हैं, जो पीछे की तरफ होता है वो होता है फूड पाइप, ईसोफेगस। तो फूड पाइप पीछे होता है, बेंड पाइप आगे होता है। इसलिए मान लो किसी को गला दबा दो, तो गला दबाओगे तो क्या होगा, बेंड पाइप आगे रहता है ना, तो वो दब जाता है, इस वजह से एयर ब्लॉक हो जाएगी, हम लोग मर जाएंगे। और फूड पाइप जस्ट इसके पीछे रहता है, ट्रैकिया के, तो ये याद रखना, इसके पीछे रहेगा, ये होता है फूड पाइप। और ये हार्ट के भी पीछे रहता है, और ये सीधा कहाँ मिल जाता है, ये जाते हुए कहाँ मिल जाएगा, सीधा स्टोमक में मिल जाएगा, यहाँ पर स्टोमक में। और ये कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 25 सेंटीमीटर। आगे देखो स्टोमक। अब स्टोमक के बारे में देखेंगे। हमने ईसोफेगस देख लिया, ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, और बेंड पाइप का दूसरा नाम होता है ट्रैकिया। याद रखना, बेंड पाइप का दूसरा नाम होता है ट्रैकिया, और फूड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है, ईसोफेगस। अब स्टोमक के बारे में देखेंगे, बस स्मॉल इंटेस्टाइन शायद अगले वीडियो में देख लेंगे। स्टोमक के बारे में देखो, स्टोमक का लेटेस्ट नेम होता है गैस्टर। स्टोमक का लेटेस्ट नेम क्या है, गैस्टर। और इसी से वर्ड एक बना गैस्ट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोलॉजिस्ट क्या है बताओ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट वो होता है जो स्टोमक का इलाज करे, उसी को तो बोलते हैं, इसकी स्टडी करे, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो गैस्टर वर्ड कहाँ से आया, स्टोमक का ही वर्ड है गैस्टर। तो इसके बारे में पॉइंट देखो, तो इट इज़ द वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन होता है। और याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल कितनी मीटर की होती है, 9 मीटर की होती है। 9 मीटर बहुत होता है, 9 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। 9 मीटर का मतलब है 900 सेंटीमीटर।
अब 9 सेंटीमीटर समझ सकते कितना होता है। जैसे कि मेरी हाइट, जो नॉर्मल हाइट होता है 5 फुट 5 इंच का, वो लगभग 170 सेंटीमीटर का होता। तो अपनी समझ लो। और वो जो अपना घर होता, घर की जो मंजिल होती वो 10-12 फुट की होती। अब 10-12 फुट का मतलब हो गया वही 350 सेंटीमीटर। और ये समझ लो एलिमेंट्री 9 सेंटीमीटर की। इसका मतलब पूरे के एलिमेंट्री के मतलब माउथ टू एनस, माउथ की एनस इतनी बड़ी की बड़ी होती, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ इसमें मिल जाता। मतलब ये 3 मंजिल लंबी होती देखा जाए तो। और सोचो 3 मंजिल लंबी इतनी बड़ी चीज़ एक अपने मतलब यहीं पर प्रेजेंट रहती। कहाँ पर? ये एब्डोमिनल कैविटी में। तो समझ लो कितनी मतलब गुड़ी हुई तरीके से होगी। बहुत वैसा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। 9 मीटर बहुत हो जाता है। तो याद रखना एलिमेंट्री कलर 9 मीटर होती है, जो कि 3 मंजिल के लमसम होगी, 2.5 से 3 मंजिल। ठीक है, आगे देखो इट इज़ अ बाइडेश ऑर्गन। तो स्टोमक क्या है? बाइडेश ऑर्गन होता है और जे शेप का ऑर्गन होता है। स्टोमक कैसा होता है? जे शेप का। तुम्हें दिख भी रहा होगा, देखो ये जे शेप का ऑर्गन नहीं है ऐसा इस तरीके से। तो स्टोमक क्या होता है? जे शेप ऑर्गन होता है। तो ये हमने स्टोमक का स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से देखोगे उसको। स्टोमक में ये जो हमने बताया ये चीज़, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये तो हो गई फूड पाइप। फूड पाइप से खाना अंदर आया यहाँ पर, फूड पाइप है ना, तो ईसोफेगस है। इसके बाद ये स्टोमक में अंदर आ गया। अब स्टोमक में हर चीज़ का एक अलग अलग मतलब हर चीज़ में पूरे के पूरे एलिमेंट्री ग्रंथ में एक स्पिस्टर लगे होते हैं। स्पिस्टर का मतलब होता है खाने को रोकने के लिए। जैसे कि हर चीज़ का मतलब वो होता है, ऐसा नहीं है कि आया सीधा आ गया, ऐसा नहीं होता। कुछ स्पिस्टर लगे, जैसे कि यहाँ पर एक स्पिस्टर लगा, देखो मान लो खाना पेट में है, ठीक है, स्टोमक में है। अब स्टोमक से खाना बाहर ना निकल जाए तो यहाँ पर एक चीज़ होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्पिस्टर। इस स्पिस्टर का नाम अलग होता, इसका अलग होता। तो ये होते हैं और ये मसल्स के ही बने रहते हैं। ऐसे हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो उसमें मटेरियल, है सब मसल्स, पूरी की पूरी बॉडी मसल्स मिलकर बनती है। वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे वही रिलैक्स होंगे। जब वो रिलैक्स करेंगे तो वो खुल जाएंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो मतलब नहीं सॉरी हमने गलत बोल दिया। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मतलब वो हो जाएगा, खुल जाएगा रास्ता, यहाँ पर खुल जाएगा तो अंदर आएगा, और रिलैक्स में तो बनती रहेंगे वो। बस यही होता है। तो इस स्पिस्टर का नाम क्या होता है? कार्डियक स्पिस्टर। अब इसका वर्ड कार्डियक क्यों आया? कार्डियक वर्ड होता है हार्ट से रिलेटेड, मतलब इसके जस्ट पीछे क्या होगा? हार्ट होगा इसके आसपास, इसलिए इसका नाम है कार्डियक स्पिस्टर। तो कार्डियक स्पिस्टर याद रखना कहाँ और कहाँ के बीच में होता है? तो फूड पाइप और स्टमक के बीच में कौन से स्पिस्टर होता है? कार्डियक। हालांकि इतने डिटेल से नहीं आएगा बोर्ड में, ये हम सब ओलंपियाड लेवल का बता रहे हैं। उसमें आते हैं क्वेश्चन बड़े बड़े, जब तुम एग्जाम दोगे तो उसमें शायद क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसा। जैसे NTSC एग्जाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कार्डियक स्पिस्टर यहाँ पर रहता है। कार्डियक स्पिस्टर से खाना अंदर आएगा, फिर स्टोमक में आ जाएगा, और स्टोमक के बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? फंडस रीजन। इसको बोलते हैं फंडस रीजन, इसको बोलते हैं फंडस रीजन। तो फंडस रीजन में याद रखना गैस प्रेजेंट रहती है, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। हमने लिखा भी है, तो क्या है? पाइलोरिक रीजन है। और तीसरा होता है बॉडी, ये तो बॉडी है स्टोमक की, बॉडी ऑफ द स्टोमक। और ये क्या है? ये भी एक स्पिस्टर है जिसका नाम क्या होता है? पाइलोरिक स्पिस्टर। इसका वर्ड पाइलोरिक क्यों है? क्योंकि पाइलोरिक रीजन से वर्ड आया पाइलोरिक स्पिस्टर से। अब ये स्टोमक के बाद खाना कहाँ जाएगा? सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच में जो खाने को रोकता है उस स्पिस्टर का नाम क्या आएगा? कोई पूछे बोल देना पाइलोरिक स्पिस्टर है। और ईसोफेगस और यहाँ पर ईसोफेगस और स्टोमक में जाने के लिए खाना को कौन रोकता है? कार्डियक स्पिस्टर। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो याद रखना। इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे, अभी तो बस सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं हर चीज़ का। अब आगे देखो, ये एक वर्ड है, देखो फूड। ऐसे हमने कुछ खाना खाया और खाना में मुंह में क्या मिल गई? सलाइवा मिल गई। तो खाना प्लस सलाइवा उसको बोलते बोनस। याद रखना, खाना और सलाइवा उसको क्या बोलते? बोनस। तो ये जो आ रहा था अभी हमने वीडियो दिखाई थी, वो क्या था? बोनस ही तो था। तो बोनस क्या होता? इसमें आ जाएगा स्टोमक में, और स्टोमक में याद रखना एसिड होता, स्टोमक में एसिड प्रेजेंट होता। तो बोनस जब एसिड से मिलेगा तो बोलते काइम, एक वर्ड आता काइम। तो काइम बाहर निकल, तो याद रखना कि माउथ में गया खाना, खाना में मिल गई माउथ में सलाइवा, तो अब वो बन गया बोनस। तो ईसोफेगस में क्या चीज़ आती है? बोनस। तो बोनस गया स्टोमक में, वहाँ मिल गया उसको एसिड, तो बन गया काइम। अब वो बाहर क्या आएगा? काइम आएगा, ना कि बोनस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आएगा? काइम, ना कि बोनस। आगे देखिए,
अब स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग बोलते हैं छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं बड़ी आंत। तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट होते हैं, जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। देखो ड्यूडेनम क्या होता है जरा देखेंगे इसके बारे में। और ये भी देख लो, देखो पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो 9 मीटर की होती है। उस 9 मीटर में स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना हिस्सा होता है? 6.25 मीटर का इतना हिस्सा है। अब बचा 3 मीटर। उस 3 मीटर में, मतलब 3 तो नहीं बचा, लगभग 3 मीटर से थोड़ा कम ही बचेगा। 25 सेंटीमीटर हिस्सा उसने ले लिया ईसोफेगस ने, तो और कम बचा। तो बाकी का हिस्सा किस में जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो बस इसके 3 ही पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और पूरे का पूरा 9 मीटर ऐसे ही मतलब देखा जाए तो सबसे बड़ा पार्ट क्या है पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल का? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब तुम सोच रहे होगे नाम लग रहा है स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा और लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है बड़ा। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6.25 और लार्ज इंटेस्टाइन की है लगभग 260 मीटर ऐसा। तो इसका जो नाम आता है वो इसकी लंबाई से नहीं आया, इसकी चौड़ाई से आया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पतली होती है, लार्ज इंटेस्टाइन मोटी होती है, इसकी बात आया इसका लार्ज इंटेस्टाइन तो मोटी वाली लंबाई से थोड़ी ना आया। लंबाई में तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती। तो इसके 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसके बारे में देखेंगे। देखो जैसे कि ये रहा यहाँ पर जे शेप्ड का ऑर्गन स्टोमक हो गया। स्टोमक से जैसे खाना बाहर आएगा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी होती, यहाँ से आया स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर ये ऐसे गुड़ी गुड़ी ऐसे इस तरीके से होती, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ से एंटर करेगा। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम यहीं तक खत्म हो गया। फिर इसके बाद जेजुनम चालू होगा ये, और फिर जेजुनम के बाद फिर यहीं पर इलियम चालू हो जाता है नीचे, और नीचे क्या हो जाता है? इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और फिर यहाँ पर इलियम। तो फिर से बताइएगा, ड्यूडेनम और फिर जेजुनम, यहाँ पर जेजुनम होगा यहाँ पर, और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलियम। यहाँ पर इलियम हो जाता है। तो ड्यूडेनम तुम मतलब किसके शेप में दिख रहा है? सी शेप नहीं दिख रहा है, तो बस यही लिखा है यहाँ पर। इट इज़ द शॉर्टेस्ट, ड्यूडेनम के बारे में देख रहे हैं, ड्यूडेनम के बारे में। इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट होता है, बहुत शॉर्ट होता है ये ड्यूडेनम हिस्सा। स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है ड्यूडेनम, लगभग 25 सेंटीमीटर होता है और ये सी शेप का होता है। इट इज़ सी शेप, लिखा भी है सी शेप, और ये 25 सेंटीमीटर का बनाएगा। फिर इसके बाद हमने बताया जेजुनम आएगा ड्यूडेनम से आगे। तो जेजुनम भी इट इज़ द मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। और फिर इसके बाद क्या आएगा? जेजुनम के बाद इलियम आएगा। इलियम इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लंबा पार्ट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसके 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम होता है सी शेप जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जेजुनम जो कि 2.5 मीटर लॉन्ग है, वो मीटर है 2.5 मीटर, वो 25 सेंटीमीटर का 2.5 मीटर लॉन्ग है। और इलियम जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। आगे देखेंगे अब, फिर उसके बाद आ जाएगा विलाई, जो कि हम आगे देख रहे हैं, और उसके पहले हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अब फिर क्या होगा? फिर यहीं पर समझाएगा। फिर यहीं पर क्या होगा? जो इलियम होगा ये यहाँ पर मिल जाएगा किससे? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे ट्रेवल करता है इस तरीके से, ऐसे, और फिर यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कनेक्ट रहता है। तो याद रखना, ये है ड्यूडेनम, ये वाला। फिर ये आ गया जेजुनम, फिर ये इलियम। और इलियम किससे कनेक्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में खाना ऐसे जाता है, और फिर इसके बाद ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये एनस है, एनस का खाएगा। बस यही होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर से जाता है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन जाती है, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। तो देख रहे हैं यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है तो वो 1.5 मीटर लॉन्ग है, और इससे बड़ी तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि 6.25 मीटर लॉन्ग है। तो याद रखना इस चीज़ को। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हो गए, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थे। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन कौन से? कैसियम, कोलन, रेक्टम। ठीक है, कैसियम, कोलन, रेक्टम। और कोलन के भी 3 टाइप्स होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, ज़्यादा लोड मत लो, पहली वीडियो है इसमें डाइजेशन की, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, कैसियम, कोलन और रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं। आगे देखेंगे।
अब कॉलोन, अभी इसके बारे में देखिए कैल्शियम क्या है, फिर कॉलोन क्या है, फिर रेक्टम क्या है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन ख़त्म हो जाएगी। अब बस लार्ज इंटेस्टाइन ही पढ़ाएंगे, विलाई अगली वाली वीडियो में देखेंगे। तो कैल्शियम देखो, कैल्शियम क्या है। कैल्शियम क्या है देखो, इट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि 6 सेंटीमीटर का होता है। बहुत 6 सेंटीमीटर तो काफ़ी छोटा होता है। इट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर 6 सेंटीमीटर इन लेंथ, लगभग एक उंगली के बराबर, एक फिंगर के बराबर होता है इन लेंथ। तो ये 6 सेंटीमीटर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है कैल्शियम। और हार्बीवोरस में यही कैल्शियम क्या होता है, बहुत वेल डेवलप्ड होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। उसका भी एक रीज़न है क्यों होता है। और इंसानों में यानी कि जो ह्यूमन्स होते हैं उनमें कैल्शियम जो होता है बहुत ही छोटा होता है। हालांकि ये मुझे छोटा होता ही जा रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ एवोल्यूशन होता जा रहा है। तो ये क्या होता था, इसका कैल्शियम का तुम्हें क्या होता है और देख लीजिए। कैल्शियम स्टोर्स फूड मटेरियल वेयर, देखिए ये लिखा, कैल्शियम स्टोर फूड मटेरियल वेयर बैक्टीरिया आर एबल टू ब्रेक डाउन द सेलुलोज। तो एक वर्ड आया सेलुलोज, एक वर्ड क्या आया सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है ये पहले समझ में आया। हमने नीचे से अगर वीडियो डाला नहीं पहले नहीं दिख रहा है, नीचे से अगर पढ़ाते तो उसे बताते हैं सेल्यूलोज क्या है। तो सेल्यूलोज का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ है सेल्यूलोज जो कि जैसे कि सब्जियाँ होती है, सब्जियों में सेल्यूलोज होता है। अगर उनको तुम पका दो सब्जी को, सलाद में सेल्यूलोज होता है, सलाद में सेल्यूलोज होता है बहुत ज़्यादा। और मतलब जितनी भी कच्ची चीज़ होती है सब में सेल्यूलोज, यहाँ तक कि जो प्लांट की जो सेल होती है उसमें सेल वॉल भी होती है, वही सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज पूरी बॉडी में, याद रखना, हम पूरे खाना को पचा तो नहीं है, मतलब कुछ खाना पचता है हमारा सलाइवा से, कुछ खाना पचता है हमारा स्टोमक में, कुछ खाना बचा तो पचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर आ जाता लार्ज इंटेस्टाइन में। पूरे का पूरा मतलब वहाँ जो लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसीलिए सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कौन कर पाता है, ओनली कैल्शियम में। सेल्यूलोज सिर्फ एक जगह डाइजेस्ट होगा जो होता है कैल्शियम में। कैल्शियम में क्या होता है, ये एक पाउच का रिसर्च होता है कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं मैक्रोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं मैक्रोजेनिक बैक्टीरिया, क्योंकि उसके अंदर ही प्रेजेंट करते हैं। पूरा का पूरा सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं मैक्रोजेनिक। अब होता क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, उनका तो देखो काम ही घास फूस खाना, घास फूस हो गया, कच्ची सब्जी हो गई, फल फूस हो गया, तो इसी तरह से सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और हम लोगों का एनिमल जो हम लोगों की ह्यूमन्स हैं, हम लोग कैसे पका के खाना खाते हैं, तो ये क्या होता है एवोल्यूशन होता जा रहा है। तो वैसे ही हमारा क्या होता है कैल्शियम जो होता है वो भी क्या होता जा रहा है, छोटा होता है दिन पे दिन। हार्बीवोरस में जो एनिमल्स होते हैं हार्बीवोरस में, उनमें आज भी कैल्शियम का साइज पड़ा है, वेल डेवलप्ड है, उनमें उनका काम ज़्यादा है कैल्शियम का। और हमारे में कैल्शियम का हो ही नहीं गया, बहुत ही चल रहे हैं लोग सारी की सारी सब्जियाँ पका के खाते हैं। और अगर खाना पक गया तो सेल्यूलोज खत्म हो जाता है वहीं पर। और हम लोग थोड़ा बहुत सलाद खाते भी हैं जिसमें सेल्यूलोज होता है, तो वो तो इतना तो है, तो मतलब रहता ही है कि वो इतना पड़ता है। तो इसी ध्यान रखना, सेल्यूलोज कहाँ पर डाइजेस्ट होगा, कैल्शियम में। और हार्बीवोरस का कैल्शियम बहुत बड़ा होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और ह्यूमन्स का बहुत छोटा। तो और छोटे गिनती में छोटे होते जा रहे हैं कि जैसे जैसे सलाद कम खाते जाएंगे। और ये तो चीज़ देखो सब लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ का अगर ज़्यादा यूज़ करें तो देखो वेल डेवलप्ड होती है। अगर तुम रोज जिम जाओ, जिम करो तो क्या होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग होंगे दिन पे दिन। उनका ज़्यादा यूज़ करोगे तो उनसे भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तुमने देखा होगा ऐसे जो बंदर होते हैं, मंकीज होते हैं, मंकीज की फिंगर की जो नेक के जो फिंगर होते हैं, उनके हाथों के फिंगर तो होते हैं वेल डेवलप्ड, उनके पाँवों की फिंगर भी बहुत वेल डेवलप्ड होती है, क्योंकि उन लोग उनको यूज़ करते हैं चलने में, पढ़ने में, हर चीज़ में। तो उनके अभी भी है, पर हम लोग को देख रहे हैं जब जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग को छोटे होते जा रहे हैं दिन पे दिन। और आगे के कई सालों बाद, कई सालों का मतलब 30 साल में बहुत ज़्यादा, क्योंकि एवोल्यूशन में बहुत टाइम लगता है। कई सालों बाद हम लोगों को क्या होगा, फिंगर्स होंगे ही नहीं, एवोल्यूशन को यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग फिंगर्स का काम ही नहीं करते। जो चीज़ ज़्यादा यूज होगी उसका वो वेल डेवलप होगी, कोई भी चीज़ है नहीं। तो यही है, पहले हम लोगों में भी जो हुआ करते थे ये बंदर, तो हम लोगों में क्या होता था, पूछ होती थी पहले बंदर में नहीं होती, हम लोगों में तो उसका निशान आज भी है हम लोगों का। तो भले यूज नहीं करना तो वो धीरे धीरे कम होती गई, पर निशान आज भी है हमारी पूछ होती निकलती है।
स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब सॉरी बैक बोन से यहाँ पर आज भी इसका यूज यूज़ करते रहेंगे तो यूज़ थोड़ी होती है, जिस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करोगे वो चीज़ ज़्यादा डेवलप करेगी। तो फिर से आगे इसी पे आते हैं बैक। तो कैल्शियम क्या है, इट इज़ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। हार्बीवोरस में क्या होता है, ये बहुत बड़ा होता कैल्शियम एंड अपेंडिक्स इज वेल डेवलप्ड। और कैल्शियम कैल्शियम के अंदर ही अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स तो तुमने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो वही चीज़ है। अपेंडिक्स कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम के अंदर प्रेजेंट रहेगा। और कैल्शियम क्या करता है, स्टोर फूड मटेरियल वेयर बैक्टीरिया आर एबल टू ब्रेक डाउन द सेलुलोज को काम करना। कैल्शियम में अपेंडिक्स का काम ही है सेलुलोज को क्या करना, डाइजेस्ट करना। इन ह्यूमंस कैल्शियम इज सिंपली अ डेड एंड पाउच फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का एक जब हम स्टार्ट ही करते तो वही मिलता है कैल्शियम। तो याद रखना है इसको, सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम में। इसको पूरा नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया का नाम क्या है, मैथनोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलोज को। अब क्या हो जाता कि कभी कभी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है अपेंडिक्स में। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन या जलन, इसको एपेंडिसाइटिस, इसको हम लोग बीमारी बोलते हैं एपेंडिसाइटिस। इनको एपेंडिसाइटिस हो गया। कभी कभी ये बीमारी ज़्यादा मतलब क्रिटिकल हो जाती है। तुमने देखा होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, अपेंडिक्स ही बाहर करवा देते हैं लोग। तो अपेंडिक्स बाहर हो गया, अब सोचने वाली बात होगी देखिए, तो जब अपेंडिक्स ही बाहर हो गया तो मतलब कैसे खाली रहेगा। अगर अपेंडिक्स ही नहीं रहेगा तो सभी को कौन डाइजेस्ट करेगा, कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर फिर क्या करेगा, सोलो खाएंगे, मतलब वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो लोग मना करते हैं। हमें तो पता नहीं है तो अंदाज से हम ये बता सकते तो डॉक्टर लोग ज़रूर मना करते हैं क्योंकि अपेंडिक्स ही नहीं रहा तो फिर उसका काम कैसे हो उसका। तो यही चीज़ है। फिर कैल्शियम के बाद दूसरा पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको बोलते हैं कॉलन। और फिर तीसरा होता है रेक्टम। कॉलन के बारे में देखिए, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मैटर एंड देन पास यूजलेस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। अब कॉलन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्बमेंट होता है। याद रखना पूरा का पूरा जो वाटर होता है वो कहीं एब्जॉर्ब नहीं होगा, ना स्टोमक में, ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना कैल्शियम में। कॉलन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के दूसरे वाले पार्ट में, वहाँ वाटर का एब्जॉर्बमेंट होता है, याद रखना इसको। और फिर तीसरा जो पार्ट होता है, जो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम। तो द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा। तो होता क्या है कि हम लोगों ने खाना खाया, हम एक समरी दे देते हैं, बस यहीं पर ख़त्म कर देंगे। इसके बाद इसके बाद तो ग्लैंड चालू हो जाएंगे। बस बिलाई नहीं पढ़ाया हमने, बाकी सब देखना, चाहे वो भी देख लो, बिलाई भी देख लो, कहीं पढ़ाई हो रहे हैं फिर से। ये है बिलाई। तो होता क्या है, मैं एक समरी दें, जैसे कि हम लोगों ने कुछ खाना खाया, उसमें मिली सलाइवा, वो बन गया बोलस। वो बोलस फिर फेरिंग्स के होते हुए फूड पाइप में जाएगा, उसको ईसोफेगस बोलते हैं। कौन सी मूवमेंट के थ्रू जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जाएगा। फिर वो कहाँ जाएगा, एक उसको स्पेक्टर मिलेगा पहले तो, उसका नाम क्या था, कार्डियक स्पेक्टर। फिर कार्डियक स्पेक्टर के थ्रू वो कहाँ जाएगा, स्टोमक में अंदर आएगा। स्टोमक में वो 1 से 2 घंटा रहेगा, वहाँ खाना और पचेगा, टूटेगा खाना। इसके बाद उसमें एसिड मिल जाएगा, क्योंकि एसिड ही तोड़ता खाने को। फिर इसके बाद एसिड मिल गया बोलस में, तो वो क्या बन गया, काइम बन गया। फिर काइम कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर किस इंस्पेक्टर के थ्रू करेगा, पायलोरी के इंस्पेक्टर के थ्रू करेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट होंगे, कौन से, डूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर की होती है, 6.25 मीटर की होती है। खाना फिर कुछ तो देखो खाना वहाँ पर पच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर अब मान लो कुछ खाना वहाँ पच गया, फिर कुछ खाना पचेगा हमारा डूडेनम और जेजुनम में पच जाएगा। तो वहीं पर डूडेनम और जेजुनम में क्या होता है, लगभग खाना पच ही जाता। जेजुनम तक आते आते खाना पच ही जाएगा हर हालत में, पूरा का पूरा। मतलब पचने का मतलब क्या है, देखो पचने का मतलब अपने बोलते पच गया, डाइजेस्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि हर खाना जो होता है, जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन छोड़ो, जैसे कि दाल है, ठीक है, हम लोग दाल खाएंगे, दाल में सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन। हालांकि ऑयली चीज़ें होती है, पर सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन का। और प्रोटीन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। तो दाल किसमें टूट जाती है, अमीनो एसिड टूट जाती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, रोटियों में होता है, बच्चों में पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर होता है, रोटियों में होता है, राइस में होता है। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, जाते हैं माल्टोज में टूटता है, ठीक है, ग्लूकोज और माल्टोज। वैसे ही हर चीज़ टूटती है। तो अभी ये जो अमीनो एसिड्स हो गए,
और ये ग्लूकोज होते हैं, ये सब क्या है, ये सब टूट गए। बहुत छोटे छोटे चीज़ जो हमको नहीं दिखती। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल होता है, हमारे एक मॉलिक्यूल होता है। अब ये सब क्या करेंगे बताओ। अब ये क्या होगा, हमारा खाना टूट गया, हमारा खाना पूरा डाइजेस्ट हो गया, टूटने को ही डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब खाना क्या होगा, अब जो खाने की अच्छी चीज़ का मतलब क्या होगा, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज, माल्टोज और गैलेक्टोज, ये सब जितनी भी चीज़ें हो गई, ये सब एब्जॉर्ब काम करेगा। भिलाई का काम नहीं होता। ये अच्छे वाले खाने जो फूड है उसको खाने को एब्जॉर्ब करें, और जो अनडाइजेस्टेड फूड लगे, जो खाने का कचरा रहता है, वेस्ट रहता है, उस खाने को बाहर निकालना, किसके थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। और फिर वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, तो भिलाई कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन किस पार्ट में प्रेजेंट रहेंगे, लगभग वही जिगरा और ईजन के पार्ट में, तो वहाँ शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ तक खाना पूरा पच जाता है। तो वहाँ पर खाना पूरा पच जाएगा, तो वहाँ से वो भिलाई एब्जॉर्ब कर लेंगे, अमाइनो एसिड इनके थ्रू तब एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको और आगे भेज देंगे, तो वहाँ पर उसको क्या मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगा। लार्ज इंटेस्टाइन की भी तीन पार्ट होती है, कौन कौन सा, कैल्शियम, कोलन, रेक्टम। कैल्शियम अपेंडिक्स होता है, इसका काम क्या होता है, अगर मान लो खाने में तुमने सोडियम खाया होगा, सलाद वगैरह खाई होगी, तो उसको बचा देगा लेकिन वगैरह बैक्टीरिया के थ्रू। और फिर उसके बाद खाना आगे जाकर कॉलोन में क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्ब कर देगा। और फिर रेक्टम जो कि डाइजेस्टिव फूड कर जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड। और जो हमारा डाइजेस्टिव फूड का जैसे कि अमाइनो एसिड और ग्लूकोज जो फूड गया था, वो सारा का सारा कौन सोख लेगा, एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, भिलाई। विलाई क्या है, देख लो यहाँ पर, विलाई, इसको बिल्ली नहीं पढ़ना, स्पेलिंग से बिल्ली लग रहा होगा, पर ये विलाई इसको पढ़ेंगे। तो लिखा भी है देखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, तो इसको देखो समझाएंगे हम। और इनका काम क्या है, इनका काम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड। ये तो बता ही दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन सब कुछ ये मतलब क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और इनका काम क्या होता है, इनको एब्जॉर्ब करने का काम होता है। और इसका स्ट्रक्चर ये रहा, आगे तुम्हें देख रहा है, यही स्ट्रक्चर है इसका। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इतना डीपली वैसे कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं तभी बता रहा हूँ। ये इस तरीके से, ये एक विलाई है, और विलाई में भी तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये एक माइक्रो विलाई है। माइक्रो विलाई ये रहा इस तरीके से। तो विलाई के अंदर क्या होता है, माइक्रो विलाई, इन्हीं का काम होता है खाना को एब्जॉर्ब करना बस। और इनके अंदर ये सब क्या होंगे, ये सब कैपिलरी नेटवर्क है। तो ये जैसे जैसे मान लो ऐसा हो, देखो ऐसा मान लो खाना आता जा रहा है, और ये खाने को क्या करते जा रहे हैं, एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। बस खाने में ये लोग सिर्फ वही चीज़ एब्जॉर्ब करेंगे जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, जो अच्छी चीज़ें हो, और बाकी सब बाहर निकलता जाएगा खाना, और ये सब एब्जॉर्ब करते जाएंगे। अब ये एब्जॉर्ब करके लेके कहाँ जाएंगे, इनकी ये जो माइक्रोब्राई होंगी ये एब्जॉर्ब करेंगे, अंदर भेजेंगे, और अंदर ये किस में जाएगा, खून से मिल जाएगा। ग्लूकोज कहाँ पर मिल जाएगा, ब्लड से मिलके, ब्लड के थ्रू होते हुए पूरी बॉडी में चला जाएगा ना, आर्टरीज से। तो बस यही सब चीज़ें होती, बस खत्म हो गया पूरा डाइजेस्टिव, यही सिस्टम होता है। अब इसमें ग्लैंड भी वर्क करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब एक चीज़ और देखो, एक पॉइंट था सरफेस एरिया में, वो देखो। जैसे कि मान लो ये हमारा, मान लो एक वो रहा, क्या नाम, दो बनाएंगे, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब एक तरीका ये है कि ये विलाई मान लो सीधी होती, सीधी ऐसी, पर हमने इनको ऐसे ना करके, मतलब यहाँ पर माइक्रो विलाई प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, तो खाना ऐसे आता, हाँ, तो यहाँ पर ये खाना ऐसे आता और ये इसके थ्रू एब्जॉर्ब होता जाएगा और अनडाइजेस्टेड आगे बढ़ता जाएगा। पर इनको ऐसे ना बना के इन लोगों ने क्या किया, मतलब भगवान ने ऐसे बनाया विलाई को, ऐसे, समझ रहे। इस चीज़ को बनाने का क्या मोटिव रहा होगा बताओ। जैसे कि खाना आया तो वो यहाँ पर भी एब्जॉर्ब हो, यहाँ पर भी एब्जॉर्ब हो, यहाँ पर भी एब्जॉर्ब हो, यहाँ 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 फिर यहाँ 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 सब जगह एब्जॉर्ब हो। मतलब उतनी सी जगह में हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना को एब्जॉर्ब करवाना है। सोचो ना, ये पट्टी इतनी लंबी है, इसको अगर ऐसे मोड़ देंगे तो ये बहुत बड़ी, अगर इसको सीधा कर देंगे तो बहुत बड़ी लंबी जाएगी, बहुत बड़ी लंबी। और इसको हमने ऐसे ऐसे कर दिया तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, हमें कम जगह में आ जाएगी। तो विलाई इसलिए ऐसा शेप होता है इसका, ऐसी, समझ रहे बात। तो यही चीज़ है। तो वहाँ पर हमने सरफेस एरिया को बढ़वाना था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए विलाई का स्ट्रक्चर ऐसा रहा है। तो लिखा भी ये पॉइंट है, फिंगर लाइक पोजिशन कॉल्ड विलाई, इट इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सर्फेस एरिया बढ़ाता है। अगर हम सीधा रख देते
फिर कम बिलाई आ पाते, और कम बिलाई आ पाते तो वही कम एब्जॉर्ब हो पाता। तो हमें खाना ज़्यादा से ज़्यादा अगर करना इतनी सी जगह में, तो बिलाई का सब्जी के लिए बनाना है, ऐसे ही बात है, म्यूजिक तरीका है। तो बिलाई में क्या होती है, माइक्रो बिलाई वही खाने को एब्जॉर्ब करके तेल में मिला के पूरी की पूरी बॉडी में जो ग्लूकोज बनाएंगे सकते, और जो अंडा की फूड होगा बाहर निकल जाता लाइन करके कुछ मुझे बताया से कुछ मैं कुछ और है अभी और देखेंगे। तो आज के लिए इतनी 50 मिनट हो गए, तो जब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं क्या करना है। तो कुछ समझ में आया हो तो नोट बनाना है इसके, और हाँ याद भी करना है, याद नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, मिलते हैं, बाय।